क्लैट पीजी 2025 का एग्जाम होने में अभी 10 महीने बाकी हैं और इस टाइम पीरियड में आपको अगर इस एग्जाम को क्रैक करना है ताकि आप एक अच्छे जगह से एलएलएम कर पाओ या फिर एक आप अच्छा पीएसयू क्रैक कर पाओ, वहां पे इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई कर पाओ, या फिर अगर आपको जैग एंट्री में एसएसबी के लिए बैठना है, तीनों ही चीजों के लिए कैसे प्रिपरेशन की जाए, पेपर पैटर्न क्या है क्लैट का, सिलेबस कैसा है, कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको कि हमको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब्जेक्ट वाइज पूरी स्ट्रेटजी क्या होगी। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है कि सर केस लॉस को कैसे टैकल करना है, केस लॉस को पढ़ें कैसे, किन केस लॉस को कितना पढ़ना है, उसके रिसोर्सेज क्या यूज करने हैं, फिर मॉक पेपर्स जो सर है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनको कैसे हमें टैकल करना है। ये सारी बातें जो क्वेश्चंस आपको हो सकते हैं क्लैट पीजी के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और साथ ही में संभव लॉ के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे हम लोग अपने पेपर पैटर्न के साथ। ठीक है, अब जो हमारा क्लैट पीजी का पेपर पैटर्न है उसमें हमें दिखाई पड़ता है कि हमारे पास 120 क्वेश्चंस हैं जिसमें कि हमको 2 घंटे मिलते हैं इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। अगर आप एक क्वेश्चन को सही करोगे तो 1 मार्क मिलेगा और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब 1/4 मार्क्स आपके जाएंगे। अब अगर मैं एक बेसिक कट ऑफ की बात करूं जो हर साल हमें दिखाई पड़ता है, तो आपको अगर एक अच्छा पीएसयू चाहिए तो आपको 85 से लेके 80 मार्क्स स्कोर करने हैं सीधे सीधे। आपको अगर टॉप 5 कॉलेजेस में जाना है तो आपको 65 प्लस यहाँ पे लेके आना होगा और जैग एंट्री के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो आपको 35 मार्क्स तक अगर आप लेके आ रहे हो 35 प्लस तो आपका काम आराम से हो जाएगा। दैट इज द बेसिक कट ऑफ। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा डेप्थ में जाते हुए कि पेपर पैटर्न हर साल पिछले 5 साल से कैसा आ रहा है, बिकॉज पिछले 5 साल में ही पेपर पैटर्न ड्रास्टिकली चेंज हुआ जहां पे पैराग्राफ इंट्रोड्यूस हुए कि पैराग्राफ आता है और उस पैराग्राफ से जुड़े हुए क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 3 तरीके के पैटर्न हमको दिखते हैं। 2020 और 2023 के पेपर में 12 पैराग्राफ आए थे और 10 क्वेश्चंस ईच पूछे गए थे। हर जो पैराग्राफ आया था वो अलग अलग सब्जेक्ट्स में से आया था, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, कंपनी लॉ, इस तरीके के सब्जेक्ट्स में से ये सवाल आपके आते हैं। फिर जो दूसरा आपका टाइप ऑफ पैटर्न है वो है 12 पैराग्राफ, यहाँ पे 20 पैराग्राफ और 6 क्वेश्चंस का। इसमें क्या होता है कि जो पेपर की लेंथ होती है वो बढ़ जाती है, बिकॉज पैराग्राफ बहुत ज्यादा है, आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा। अलग अलग पैराग्राफ में आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स मिलेंगे, मतलब आपको उसमें टॉट भी इंट्रोड्यूस हो जाए, आईपीआर भी हो जाए, लेबर लॉ भी हो जाए, इन्वायरमेंट भी हो जाए, क्रिमिनल लॉ भी हो जाए, फिर उसके साथ आपको इंश्योरेंस लॉ भी मान लो कहीं उन्होंने दे दिया, बैंक्रप्सी दे दिया, आर्बिट्रेशन दे दिया, तो आपका दिमाग एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि भाई इतने सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे जो पैराग्राफ है, मैं ये क्वेश्चन करूंगा कैसे, मेरे को इतने सारे पैराग्राफ पढ़ने, मेरे को इतने आंसर्स ढूंढने हैं। और उसी प्रिपरेशन को आपको अच्छे से करके यहाँ पे जाना है, बिकॉज अभी जब 2024 में पेपर हुआ तो पैटर्न जो सैंपल पेपर में कंसोर्शियम ने दिया था वो ये था कि 12 पैराग्राफ और 10 क्वेश्चंस के हिसाब से आएगा, सैंपल पेपर में ये था। लेकिन जो पैटर्न आया वो अब हमारा 24 पैराग्राफ और 5 क्वेश्चंस का आया। इस चीज की वजह से कि कंसोर्शियम ने बोला कुछ और करा कुछ, काफी लोगों का पेपर यहाँ पे छूटा, स्टूडेंट्स का पेपर छूटा। इवन जिन लोगों ने टॉप करा है, जिन स्टूडेंट्स ने, उनका भी पेपर यहाँ पे छूटा है। तो आपको हर तरीके के पॉसिबिलिटी के लिए अपनी प्रिपरेशन को मजबूत रखना है, चाहे पैराग्राफ वाला पेपर आए, चाहे 24 पैराग्राफ वाला पेपर आए, यू हैव टू बी रेडी। तो हमारे प्रिपरेशन का ये कोर कंपोनेंट, कोर टेनेंट हो गया पेपर पैटर्न के बेसिस पे। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं अगली चीज पे कि हमारे पास टाइम कितना बचा है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप ये वीडियो फरवरी के किसी टाइम में देख रहे होगे, मान लो हो सकता है आपने 20 को देखा हो, 21 को देखा हो, 28 को देखा हो। आपके पास सीधे सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये जो 10वां महीना है ये आपके पास कहीं ना कहीं पेपर आपका जैसे 3 तारीख को हो सकता है, 10 तारीख को हो सकता है, कभी भी आपका ये हो सकता है। कैलेंडर थोड़ा पुराना है, माफ करिएगा, लेकिन कभी भी हो सकता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना टाइम है मेरे पास। अब इसके हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन को प्लान करना है कि जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं उनमें मैं कितना टाइम दूंगा पर सब्जेक्ट, मैं अपने केस लॉस को कैसे पढ़ूंगा, क्या करूंगा, और फिर मैं मॉक पेपर्स को कैसे लगाऊंगा। और हम लोग उस चीज का डिस्कशन करते हैं तो यहाँ पे ये पिरामिड मेरा बेस्ट तरीका है आपको समझाने के लिए। ठीक, अब देखिए होता क्या है क्लैट पीजी में, जो हमारे फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें हमारा जो 5 साल में या 3 साल में आपने लॉ के अंदर पढ़ाई करी वो सारा इसमें आता है। ये जब आपकी चीज अच्छे से आप पढ़ लेते हो और आप जब उसके साथ पढ़ने शुरू करते हो केस लॉज को, जो कि यहाँ पे क्लैट पीजी की स्पेशलिटी है, एक अलग जो ये बाकी एग्जाम्स होते हैं जुडिशरी बाकी उनके, उनसे कंपैरिजन में ये इसकी स्पेशलिटी है
इसके लिए आपको आसानी पड़ती है, बिकॉज आप जब केस लॉज को पढ़ रहे हो और आपको ये पता है कि हाँ भाई उसमें कौन सा लॉ इन्वॉल्व है, आप आसानी से समझ पाते हो केस लॉ को, और साथ में उस केस लॉ के साथ में जो उसके पहले केसेस आए होंगे वो भी आपको समझ में आता है। तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले फाउंडेशन को पढ़ेंगे, फिर आप रिसेंट केस लॉज, जो लैंडमार्क केस लॉज क्लैट में आते हैं, आप उसको पढ़ोगे, और फिर उसके बाद जब लास्ट हम बात करते हैं, जो कि मैंने अभी पेपर पैटर्न में बात करी थी, कि आपको कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस और एमसीक्यूज की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, ताकि आपका पैटर्न चाहे कोई भी आए, चाहे 12-10 का आए, चाहे 20-6 का आए, चाहे 24-5 का आए, आपको तैयार रहना है अंडर एनी सर्कमस्टांस। पेपर लेंदी हो, चाहे पेपर में केस लॉ जरा पूछा हो, आपको तैयार रहना है। दैट इज द अप्रोच ऑफ आर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कैसे इन चीजों को हमको अचीव करना है, एक एक करके हम कैसे इसमें जाएंगे। सबसे पहली चीज हम लोग सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। नाउ ऑन द एनालिसिस ऑफ द लास्ट 5 पेपर्स, 2020 का, 21 का, 22 का, 23 का और 24 का, हमें ये पता चलता है कि देयर इज अ पार्ट हर पर्टिकुलर लॉ का जिसको कि हम ब्रेक ऑफ कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर आप बिजनेस लॉज की बात करते हो तो 20 से लेकर 25% क्वेश्चंस आते हैं बिजनेस लॉज में से, और उसके अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट, टैक्स, पार्टनरशिप, बैंकरप्सी, कंपनी लॉ, आपका कॉम्पिटिशन एक्ट, ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। फिर जो आपका दूसरा पार्ट है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, जिसमें कि मैंने उसको कैटेगराइज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को, इन्वायरमेंट को, लेबर को, आर्बिट्रेशन को, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, इस सब चीजों को एक साथ कर दिया है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी आता है। कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने अलग इसलिए किया है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन लैंडमार्क केसेस का जनक है। आप कोई भी लैंडमार्क केस देखोगे 5 जज का, 7 जज का, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन की जो वहां पे इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज लाइक द बेड रॉक ऑफ यहाँ पे जो आपका कैट पीजी की पढ़ाई है उसका। तो आपको बेसिकली इस चीज को समझ के चलना है कि अभी जब मैं बात करूंगा सब्जेक्ट वाइज एकदम किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आपको मैं ये चीज समझाऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन को भी आपको कैसे करना है, सारे पार्ट्स को आपको कैसे करना है। ठीक, अगला पार्ट है आपका क्रिमिनल लॉ का, जिसमें आपका आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस। अब इसमें भी आपको क्वेश्चन ये होगा कि सर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता, ये सब जो आया है इसका क्या हम करेंगे, हमें डर लग रहा है सर। तो पॉइंट ये है कि जब आपका वो लॉ एनफोर्स हो जाए भारत सरकार के द्वारा, आपको तभी उसको पढ़ना है। तब तक के लिए आप आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस ही पढ़िए, और जो आपके एक्स्ट्रा सेक्शंस ऐड हुए हैं आप बिल्कुल उसका एक ओवरव्यू ले लेंगे, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। दैट इज इट। ठीक है, इसके बाद आपका अदर्स जो है आपके, इसमें आपका इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, फैमिली लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, बाकी सब्जेक्ट्स आते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लाइन बाय लाइन जो आपके चारों पार्ट्स हैं उनको आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट में जाऊंगा। तो प्लीज इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वीडियो का, इसको प्लीज अच्छे से देखिए। और इसके अलावा मान लो इस बार आप प्रिपरेशन कर रहे हो क्लैट पीजी की, तो आप हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स का फायदा ये है कि हम लोग आपको यहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट्स, चाहे आप कोई भी बात करो जो क्लैट में आ सकता है, सारा हम लोगों ने मेंशन कर दिया वैसे यहाँ पे, उसके पूरी वीडियो लेक्चर्स और स्टडी मटेरियल पूरा उसका रीडिंग वाला प्रोवाइड करेंगे। मोबाइल पे, लैपटॉप पे एक्सेसिबल रहेगा। साथ ही में आपको डिटेल्ड एक पूरी मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें सारे आपके पेपर पैटर्न जो है, जिसकी मैं बात भी कर रहा हूँ कि आपको सारे पैटर्न्स के लिए तैयार रहना है, वो आपको रहेगा। सारे केस लॉ, सारे रिसेंट अमेंडमेंट, सब कुछ कवर करते हुए इसके अंदर 25 मॉक पेपर लाइव कंडक्ट किए जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स अलग से होंगे ताकि आप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट ये देख पाओ कि मेरी कितनी प्रिपरेशन हुई है। साथ में आपको 100 यहाँ पे केस लॉ समरीज, प्लस जो आपकी रीसेंट केस लॉज हैं, जो अभी एकदम आपके छोटे छोटे केसेस आते हैं ना, 2019 से लेकर 24 तक के पूरे यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और इनका वीडियो लेक्चर्स भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे हम लोग एक एक थीम पकड़ के आपको पूरा पढ़ाएंगे, केसेस को एक एक पूरा करके, तो आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज बहुत ही सटीक तरीके से समझ में भी आएगी। और लास्ट में आपके हमारे रिसेंट और जो आपके केस लॉज है वो भी हम लोग आपको पूरा प्रोवाइड करेंगे। और आप हमारा जो रिजल्ट है इस बार का, पिछली बार का, जैसा भी आप देख सकते हो, हम लोग काफी अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देते आए हैं। तो अगर आपको एनरोल करना है तो यहाँ पे आपको ये कोर्स 6000 रुपए में सीधे सीधे अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे बसंत पंचमी का हमारा सेल चल रहा है, जहाँ पे 18 फरवरी तक आप एनरोल कर सकते हो इस पर्टिकुलर प्राइस पे। ठीक है, तो अगर आपको एनरोल करना है, डेफिनेटली कोर्स जो है डिस्क्रिप्शन लिंक इसका कोर्स का नीचे दिया हुआ है, आप वेबसाइट पे जाके कूपन कोड अप्लाई करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बात करना शुरू करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की, और कैसे आपको प्रिपेयर करना है पूरा पूरा एक एक करके देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला काम बिफोर गोइंग इनटू द सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी इज कि हमें यह समझना है कि हमें जो अपनी पढ़ाई करनी है उसका सही तरीका क्या है, व्हाट इज द स्ट्रेटजी बिहाइंड इट। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यह देखना है कि आप खुद में कितने केपेबल हो, आपकी पढ़ाई जो है वो कितनी मजबूत है।
और उसके लिए आपको बैठ के एक प्रिपरेशन चार्ट प्लीज बनाना है, ठीक है। इस प्रिपरेशन चार्ट के लिए आप कुछ मत करिएगा, जो सब्जेक्ट्स का नाम मैं इस वीडियो के अंदर जब मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी समझाऊंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। हर पार्ट का, 4 पार्ट्स है, चारों पार्ट के सब्जेक्ट्स का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और ये नोट डाउन करना शुरू करिएगा कि भैया ये सब्जेक्ट मेरे को इतना परसेंट आता है, ये सब्जेक्ट मुझे इतना परसेंट आता है, और फिर उसके हिसाब से जो मैं सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी बताऊंगा अपनी प्रिपरेशन को करिएगा कि जो सब्जेक्ट मुझे ज़्यादा आता है उसको मैं रिवीजन के मोड में रखूंगा, रिवीजन के हिसाब से पढ़ाई करूंगा क्योंकि मैंने ये अच्छे से पढ़ा था। और जो सब्जेक्ट मुझे कम आता है उसको पहले मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा। मैं दिन बाय दिन क्या करना है वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा सब्जेक्ट वाइज स्टडीज में। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, जब आप केस लॉज को पढ़ रहे हो और जब आप अपनी नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हो तो उसके सोर्सेस क्या होंगे, कहाँ से मैं पढ़ूंगा, वो अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी काम होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका क्रिमिनल लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आप इंटरनेशनल लॉ की बात करते हो, कि आपको बेयर एक्ट को हमेशा अपने पास रखना है। सारी बेयर एक्ट्स जो भी इन्वॉल्व हैं, कंपनी लॉ की हो चाहे जिसकी भी हो, आपके पास वो हार्ड कॉपी में होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिकॉज बेयर एक्ट के अंदर बेसिक प्रोविजंस दिए रहते हैं, उन्हीं बेयर एक्ट्स के अंदर आप सीधे नोट्स जो होते हैं अपने उसको रेफरेंस करके बना सकते हो, पेंसिल से उसको लिख सकते हो, चाहे तो उसके ऊपर आप पोस्टेड के नोट्स होते हैं वो चिपका चिपका के भी पढ़ाई कर सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेयर एक्ट्स अपने पास रखना, पहला काम। दूसरा, आप कोई बुक इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मान लो ए के जैन सीरीज की बुक आती है, आप उसका यूज कर सकते हो। एक और बुक आपकी बहुत ही प्यारी आती है परीक्षा मंथन की, आप इसको ट्राई कर सकते हो, परीक्षा मंथन की रेडी रेकोनर, ये काफी अच्छी बुक है, इसको आप देख सकते हो, इसके अंदर काफी प्रिसाइज मटेरियल दिया रहता है, ये बुक आप चेकआउट कर सकते हो। और इसके लिए आप बेसिकली जाके अपना खरीद सकते हो, आपको ऑनलाइन ही बुक मिल जाएगी, और इसके अंदर से अगर आप पढ़ाई करते हो तो काफी अच्छी आपकी डिटेल स्टडी बनेगी। फिर आपको क्या करना है कि अगर मान लो आपको किताब से पढ़ने का मन हो गया, आपने मान लो कहा हमने मुझे यूट्यूब से पढ़ने का मन है, तो आप यूट्यूब पे जाइए और ऑनलाइन स्टडी सोर्सेज है उनका इस्तेमाल करिए। फिर जब आप केस लॉस पे आते हो तो केस लॉस के लिए आपको 3-4 वेबसाइट्स याद रखनी, मैं आपको नाम बताता जा रहा हूँ। सबसे पहले आपकी हो गई एससी ऑब्जर्वर, इसके अंदर आपके लैंडमार्क केसेस जो होते हैं वो आपको ज्यादातर मिल जाएंगे। फिर आपका लाइव लॉ, इसके अंदर आप जो आपके वो आते हैं हर साल के, आपका कंपेंडियम आपको मिलेगा कि क्रिमिनल लॉ के जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इसके इंपॉर्टेंट केसेस है वो आप देख सकते हो। नहीं तो आप जो रिसेंट है ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा लाइव लॉ का, और उस पर रिसेंट जो अपडेट्स आती रहती है उसको आप देखते रहिए, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसके नोट्स बना लीजिए। ये काम आप कर सकते हो, आपका अगर पीएसयू के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन है, ये काम जरूर करना। उसके अलावा एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग, ये तीसरी वेबसाइट आप यूज करिए, बिकॉज इसके अंदर भी क्या है कि जो आपके इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ठीक है, और उसका जो केस लॉ ब्रीफ है वो सब आपको बहुत ही अच्छे से मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। लाइव लॉ में आपको पैसा देना पड़ेगा, तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा सोर्स, इसको आप यूज कर सकते हो। इसके साथ में आप 2 सेट ऑफ रजिस्टर्स मेंटेन करिए, ठीक है। एक को आप यूज करिए केस लॉ के नोट्स बनाने के लिए, मतलब आप जाइए ये लिखिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के केसेस को यहाँ पे नोट करूंगा। आपने उठा के केस को जो है नोट करा, उसका जो मैं आपको अभी बेसिकली केस लॉ कैसे पढ़ना है वो मैं आपको पूरा समझाऊंगा। तो आपको एक उसमें केस लॉ के जो पूरे नोट्स होते हैं वो बना के रखने, वो रजिस्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा। बिकॉज जब आप आखिरी के 2 महीने में होगे ना, तो आप उसी रजिस्टर का इस्तेमाल करके पूरी पढ़ाई करोगे, पूरा रिवीजन उसी से करोगे। तो एक तो उसको बना लेना, और दूसरा सेट ऑफ रजिस्टर्स बनाना जिसमें कि आप केवल कुछ नहीं कर रहे हो, आप केस लॉ का नाम लिख रहे हो, उसका छोटा सा आपने रेशियो लिखा, फिर एक केस का नाम, फिर उसका रेशियो, और सब्जेक्ट वाइज आपने पूरा बना डाला। और जब रिवीजन करने आप बैठोगे ना, तो वो चीज आपको इतना काम आएगा पढ़ाई करते हुए कि आप सोच भी नहीं सकते। तो प्लीज सेट ऑफ रजिस्टर्स जरूर बनाइएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्टली, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जो मैं स्ट्रेटजी अभी सब्जेक्ट वाइज जाऊंगा, बताऊंगा, सही चीजें करूंगा, मेक श्योर प्लीज ऑनेस्ट पढ़ाई करिएगा। कोशिश करिएगा कि आप जो इंटेंसिटी के साथ रोज 4-5 घंटा पढ़ाई कर रहे हो उसको आप ऑनेस्टली करो, बीच में स्किप मत करना, बीच में वो मत करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद जो आखिरी चीज आपको करनी है वो ये है कि आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक एमसीक्यूज जरूर लगाने हैं। मतलब मेरा ये है कि आप मान लो जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपने पढ़ा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से जुड़े हुए आपको कोई भी बुक मिले, चाहे आप एलएलएम की कोई गाइड ले लो, चाहे आप ऑनलाइन चले जाओ वहां पे आपको कहीं एमसीक्यूज मिल जाए, चाहे आप मान लो संभव लॉ में आते हो तो हमारे पास सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉक पेपर्स है, आप उसको जाके लगाने की एक तो हैबिट डालिए। रोज आप कोशिश करिए कि मैं कम से कम 50 से लेकर 100 एमसीक्यूज लगाऊं, दैट इज वन थिंग। सब्जेक्ट में पढ़ रहा हूं तो शाम को एमसीक्यूज मुझे लगाने की हैबिट डालिए, और रीडिंग की हैबिट डेवलप करिए। चाहे आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, उसके अंदर आपको रीडिंग हैबिट बन रही है, फिर आप चाहे जब लास्ट में मॉक पेपर्स लगा रहे हैं तो उसमें जितने जम के मॉक पेपर्स आप लगा सकते हो वो लगाओ। हम लोग क्या करते हैं संभव लॉ में कि हम लोग हर महीने एक मॉक, और जब भी एग्जाम पास आने लगेगा तो 3-3, 4-4 मॉक हर महीने हम लोग कंडक्ट करते हैं। तो प्लीज उसमें जाइए, उसमें बैठिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छा आपकी एबिलिटी बनेगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर जो पैटर्न होता है उसके
फियर को, उसके जो एलिमेंट होता है ना कि अचानक से पैटर्न आया, मैं एकदम क्लीन बोल्ड हो गया, वो वाला चीज खत्म करने के लिए जितनी प्रैक्टिस उतना अच्छा, प्लेन एंड सिंपल। अब यहाँ पे मैंने आपको ये समझा दिया कि आपका स्टेप बाय स्टेप क्या होने वाला है, पहले, दूसरा, तीसरा, ठीक। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी के ऊपर, यहां से मेन खेल शुरू होता है। सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पार्ट की, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को सबसे ज्यादा टाइम दोगे। वेन यूर, यहाँ पे आप जब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को पढ़ रहे हो तो आप शुरुआत कहाँ से करते हो, आप बेल एक्ट से शुरुआत करते हो और आप ये देखना शुरू करते हो कि भाई प्रियम्बल है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का मेन दिया हुआ है कि हाँ भाई बना क्यों था। फिर आप उसके बाद आते हो पार्ट 3 के ऊपर सीधा, वहां पे आप उतर जाते हो फंडामेंटल राइट्स के अंदर, आप वो पूरा उठा के पढ़ते हो। पार्ट 3 जो आपका है उसके अंदर आपके सेक्शंस 12 13 स्टेट हो गया, फिर आपका जो लॉ क्या होता है, मतलब लॉ जो आपका इन्फोर्समेंट वाला है, फिर आपका राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, फिर कल्चरल वाले राइट्स हो गया, एजुकेशन हो गया, ये हो गया, वो आपने पूरा पढ़ा। वो पढ़ने के बाद आप जाते हो डीपीएसपी पे, वो आप करोगे। वो करने के बाद जब आपने एक बार कर लिया तो फिर आपका पोर्शन आता है जो आपका प्रेसिडेंट का हो गया, फिर पार्लियामेंट का हो गया, इस स्टेट जुडिशरी, यूनियन जुडिशरी, वो सब आपने पढ़ा। उसके बाद जो आपके पार्ट आते हैं कि आपका अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होता है, फिर आपके छोटे छोटे यहाँ पे पार्ट्स है, शेड्यूल्स आपके दिए हुए, उसको आप पढ़ते हो। तो जो आपका फ्लो है कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने का वो काफी सिंपल होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट वन सब्जेक्ट जहां पे पढ़ाई आप आसानी से कर सकते हो, बहुत डिफिकल्टी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। उसके लिए आप चाहो तो किसी किताब से, जैसे मान लीजिए अगर आपको रेफर करना है ए के जैन या जैन पांडे को आप रेफर कर सकते हो, बहुत आराम से आपकी पढ़ाई हो जाएगी। नहीं तो आप यूट्यूब पे चले जाइए, वहां पे आपको अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लेक्चर्स मिल जाएंगे। और नहीं तो आप संभव लॉ में हमारे कोर्स में भी एनरोल हो सकते हो, वहां पे हम लोगों ने काफी अच्छे से पूरे सब्जेक्ट को कवर करके रखा है विद डिटेल्ड नोट्स, पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आप बात करते हो इन लोग की लेबर लॉ जो है आपका, उसमें आपको क्या करना है, इन्वायरमेंट लॉ जैसे आपका है उसमें आपको कैसे करना है। तो देखिए आप ये समझ के चलिए कि लेबर लॉ, इन्वायरमेंट जो है वो दोनों मिसलेनियस सब्जेक्ट्स हैं। ऑल्दो मैंने इसमें इंक्लूड किया है बिकॉज इसका जो एक कोऑर्डिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वो बहुत ज्यादा है। पर आप इस बात को मान के चलो कि लेबर लॉ के अंदर आपको सबसे ज्यादा ध्यान इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के ऊपर देना है। और ये जितने आपके बाकी एक्ट्स हैं इनके अंदर आप कोशिश ये करिए कि जो इनके लैंडमार्क केसेस हैं उनको आप अच्छे से कर लीजिए। और जो बेसिक आपके प्रोविजंस है, जैसे अगर मान लो मैं आपको बताता हूँ किसी पर्टिकुलर एक्ट के अंदर कैसे पढ़ाई करनी है, तो जैसे मान लीजिए यूएपीए की हम लोग बात करते हैं। अब इसके अंदर मान लो आपका ये अनलॉफुल प्रिवेंशन वाला एक्ट है आपका, इसमें आपने इसकी हिस्ट्री देखा, फीचर्स देखा, इंट्रोडक्शन, लॉन्ग टाइटल, शॉर्ट टाइटल, आप वो थोड़ा सा देख लो। फिर इसके अंदर आपको चैप्टर्स मिलते हैं हर पर्टिकुलर बेयर एक्ट में कि पनिशमेंट क्या होती है टेररिस्ट के लिए, फिर उसके बाद आपके जो डेफिनेशन है उसकी वो क्या होती है, फिर उसके बाद आप कैसे जो सेक्शन 43 है जिसमें कि मेन मेन केसेस आते हैं आप वो देखते हो। फिर उसके अंदर आप कैसे मॉडिफाई हो सकती है सर्टेन प्रोविजंस की, जब उसकी बात आती है वो आप देखते हो। और उसके अंदर आप ये देखते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है आर्टिकल 20, 21, 22 का सीआरपीसी के साथ कैसे उसको आप देख रहे हो। जो मेन केसेस है थवा फसल का हो गया, के नजीब का हो गया, ये सब आप देखते हो। सेम चीज आपको लेबर लॉ के साथ भी करनी है कि जब आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की, मिनिमम वेजेस एक्ट की, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की, इनके अंदर आप कोशिश करो कि जो मेन आपके केस लॉज है वो आप देखो, जो मेन यहाँ पे आपको टॉपिक्स मिल रहे हैं वो आप देखो, उसमें साइड हटो, जरा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अलॉटमेंट ऑफ टाइम की बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपरली करना है 1 महीने का पूरा टाइम आपको देना होगा। 1 मंथ टाइम फॉर कॉन्स्टिट्यूशन इज हैज टू बी गिवन। इसके अंदर आप पूरा इंक्लूड करके चलो कि जो आपके लैंडमार्क केसेस हैं, चाहे आप बात करते हो 3 जज वाले, 5 जज वाले, 7 जज वाले, वो सारे आपको करके चलने हैं। इसमें फंडामेंटल राइट्स में आप जब घुसोगे तो आपको अलग अलग टॉपिक्स मिलेंगे कि मतलब अब मैं मान करता हूँ कि मान लो राइट टू फ्रीडम की बात कर लो, राइट टू फ्रीडम के अंदर ही आपको 50 तरीके की टॉपिक्स, 50 तरीके के केस आपको मिलते जाएंगे कि शुरू करोगे रुमेश थापर भी आ रहा है, फिर उसके अंदर आप बढ़ते चलेंगे तो हर पर्टिकुलर जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फिर उसके अंदर आपका एक्सप्रेशन जो है उसका एक अलग पूरा वो हो गया, फिर अपना मूवमेंट का अलग हो गया, आपके राइट टू जॉब का अलग हो गया, मतलब हर उसमें घुस घुस के आपको पूरा टॉपिक वाइज देखना है। तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, आराम से इसको आपको देख एक चीज देख देख के करनी है। और जो लैंडमार्क केसेस अभी रिसेंट में एकदम आ रहे हैं उनके साथ इसका क्या कनेक्शन है वो आपको पढ़ के चलना। अभी केस लॉस कैसे पढ़ना है उसमें मैं आपको समझाऊंगा, बट कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने का एक मेन तरीका यह है कि पूरा महीना मैं गया, मैंने दिया कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को अच्छे से पढ़ा, लैंडमार्क केसेस जो उसमें दिए हैं टॉपिक वाइज वो मैंने अच्छे से करे, और जो रीसेंट अभी लैंडमार्क केसेस आ रहे हैं उसको मैंने कनेक्ट करके इसके साथ पढ़ा, तो मेरी पढ़ाई कहने की कंप्लीट होकर चलेगी। और ये जो फंडा है ये आप सारे सब्जेक्ट के साथ करोगे, ऑल द सब्जेक्ट्स हैव टू बी डन इन अ सिमिलर मैनर कि कनेक्ट करके हमको पढ़ना है। लेबर लॉ के साथ भी मैं अगर बात करूं तो 5 से लेकर 10 दिन में इसको आप खत्म करिए, ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। सेम चीज एनवायरमेंट के साथ भी है। इसके अंदर आपका जो मेन पढ़ने की चीज होती है वो होती है कि एमसी मेहता वाले जो आपके मेन केसेस हो गया, जो मेन केस लॉज है वो आपने देखे, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखे, अपना आगे बढ़े। सेम चीज आर्बिट्रेशन कंसेप्ट ऑफ ये जो कॉन्टेक्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, ये भी आपका वही है।
मेन टॉपिक्स मेन वो गए, बेराग के हिसाब से इसको पढ़ा और आगे बढ़े। लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक था वो था कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, वो हमने अच्छे से 1 महीना दे के प्रॉपर करा। इन सब्जेक्ट्स को आप 5-10 दिन में खत्म कर दोगे, उस तरह की जरूरत नहीं है। इसके गए हर चीज के आप छोटे छोटे नोट्स बना लो, गए 3-4 पन्ने के नोट पर सब्जेक्ट पर बेराग बना लिया, हमारा काम हो जाएगा। नो दिस इज हाउ यू गो विद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। हम लोग बात अब इसकी बात करते हैं बिजनेस लॉ की। अब बिजनेस लॉ क्या होता है, कई जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डरते बहुत है बिजनेस लॉ में, बिकॉज बहुत ही भूत की तरह उनको लगता है कि भाई मैं पढ़ूंगा कैसे। आंसर उसका ये है, करना उसमें कुछ नहीं है, आपको उसको एज अ कहानी लेके चलना है। जैसे मैंने आपको यूएपीए में समझाया, वैसे ही कंपनी लॉ के अंदर जैसे आप आते हो तो आप देखते हो कि हाँ भाई कंपनी है, कंपनी के अंदर कंपनी बनी कैसे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होंगे, वो मैंने पढ़ा कैसे वो हुआ। उसके बाद मैं गया डायरेक्टर्स पढ़ा, शेयर होल्डर्स पढ़ा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी, उनके फंक्शंस पढ़े। उसके आगे मैं गया वाइंडिंग अप कैसे होगी कंपनी की, कंपनी प्रमोटर्स जो थे उनको कैसे आपने वो किया, वो सारी चीज़ें हो गई। तो ये सब जो मेन टॉपिक्स हैं इनके आपने टॉपिक्स के अंदर हिसाब से आप गए, उसके सेक्शंस को आप जो एक तरफ से आप पढ़ना शुरू करो और आराम से उसको अंडरस्टैंड करते हुए एक पूरी कहानी की तरह उसको पढ़ो। उसके अंदर जो आपके मेन आपको केसेस मिलेंगे उसको आप देखते हुए जाओ, आराम से ये सब्जेक्ट आपका हो जाएगा। कंपनीज एक्ट अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आप हमारे वीडियो लेक्चर्स, अगर आपका कोर्स में एनरोल्ड हो, वीडियो लेक्चर्स देखो, आपको बहुत आराम से सबको समझ में आ जाएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और उसके लिए आपको कम से कम 15 से लेकर 20 दिन आराम से आप दीजिए, कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर भी आप कम से कम 10-15 दिन दीजिए। इसके अंदर आपको बेसिक आप समझ सकते हो, फर्स्ट ईयर में कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया जाता है जिसमें बताने लायक कुछ नहीं कि कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है। इतना समझ लीजिए कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों इंपॉर्टेंट है। ये मत करिएगा कि मैंने पार्ट 1 पढ़ा पार्ट 2 नहीं पढ़ा, ये मत करना, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या होता है, चीजें इंटरकनेक्टेड है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के साथ स्पेसिफिक लीफ भी आपको उसी उसमें पढ़ देना है। साथ में आपका पार्टनरशिप एक्ट है, आपको उसी उसमें पढ़ देना है। इसमें जरा यहाँ पे स्किप करने का तो बनता नहीं, आएगा जरूर, पढ़ लो, कोई पॉइंट नहीं है उसको छोड़ने का। और इसमें जो केस लॉज है, जो सीरीज ऑफ केसेस है उसको आपको देख के चलना है, और जो रीसेंट केसेस आते रहते हैं वो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ठीक ठाक मिलेंगे, तो उसको देख के चलना। फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर भी आपको पता है कि हाँ भाई देयर आर सर्टेन टॉपिक्स, जैसे लीज हो गया, आपका मॉर्गेज हो गया, ये सब के अंदर आपको जाना है, अच्छे से पढ़ना है। बेर एक्ट छोटी सी है, ज़्यादा सेक्शंस नहीं है, बट कंसेप्ट बड़े बड़े हैं, तो उसको अच्छे से देख के आओ, पढ़ के आओ। आराम से आपका 10-15 दिन या मतलब 5-10 दिन में आपका ये आराम से हो जाना चाहिए, ज़रा टाइम यहाँ पे लगाने का तो बनता नहीं है। फिर इसको स्पेसिफिकली मैंने आपको बता दिया। इसी में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आप देख लो, उस हिसाब से मोटर व्हीकल एक्ट भी देख लो। और इसमें जैसे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी जो कोड है, इसको आपको पढ़ना जरूर है, लेकिन उतना डेप्थ में मत जाना। केवल ये समझ लो कि इंसॉल्वेंसी के अंदर आपका जो प्रोसेस होता है सीआईपीआर का, वो क्या होता है, कैसे उसके अंदर चीजें वर्क करती हैं। मतलब अगर आप चाहिए तो मैं आपके बिजनेस लॉ को कैसे पढ़ना है उसका एक डेप्थ वीडियो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को कैसे पढ़ना है उसका इन डेप्थ वीडियो बना सकता हूँ, मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ, मैं इसके लिए जरूर कोशिश करूंगा बनाने की। और फिर साथ ही में कॉम्पिटिशन एक्ट को भी आपको करके चलना है। और ये जो पूरा है इस सब्जेक्ट को भी आपको कम से कम 1 से लेकर 2 महीने प्रॉपर यहाँ पे दे के जाना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को आप गए, आपने 45 दिन वहां दिए, 1-2 महीने यहाँ पे भी तो बिजनेस लॉ को अच्छे से करो, केस लॉज के साथ करो। और जैसा मैंने कहा, जो आपके लैंडमार्क केसेस हैं हर सब्जेक्ट के अंदर, टॉपिक वाइज, थीम वाइज, उसको पढ़ोगे और उसको फिर कोरिलेट करोगे रीसेंट केसेस के साथ, तब जाके पढ़ाई पूरी होगी। मेक श्योर ऑफ दैट। उसके बाद हम लोग का तीसरा जो पार्ट है वो है आपका क्रिमिनल लॉ का। अब देखिए, क्रिमिनल लॉ के अंदर आपके 3 मेन सब्जेक्ट्स आपको पता है, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस। इनमें बताने के लिए कुछ नहीं है। आईपीसी अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पता है भैया हम बैराक खोलेंगे, हमको उठा के वहां पे उसका स्टार्टिंग वो मिलेगा, फिर डेफिनेशन क्लॉज मिलेगा, फिर हम पढ़ते जाएंगे तो हमको मेन ऑफेंसेस मिलेंगे, जनरल एक्सेप्शंस मिलेंगे। इन सब में ज़रा बताने वाला कुछ है नहीं, कि आपको वहां पे समझ लो मेजरली सब कुछ ही पढ़ना है, जो कि एक जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एज सिंपल एज दैट। सेम चीज सीआरपीसी पे अप्लाई करती है। सीआरपीसी के अंदर भी अगर आप बात कर रहे हो तो जो आपका प्रोसीजरल एस्पेक्ट है कि अरेस्ट कैसे वर्क करता है, इन्वेस्टिगेशन कैसे वर्क करता है, एफआईआर कैसे फाइल होती है, जजमेंट कैसे आता है, ये सब कुछ आपको देख के चलना है। उसके अंदर भी इन डेप्थ आपको पढ़ाई मांगता है। यहाँ पे आपको ये भी देख के चलना है कि जो सीरीज ऑफ केसेस हैं आईपीसी में भी, सीआरपीसी में भी, वो भी मुझे पता हो, एविडेंस के अंदर भी सीरीज ऑफ केसेस जो है मुझे पता हो। टॉपिक वाइज आपको एकदम जाना है, प्रॉपरली पढ़ाई करनी है। तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए आप मान के चलो कि आप 1 महीने से लेकर 2 महीना आराम से प्रॉपर दो। कोई रश करने की जरूरत नहीं है, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पीएसयू के लिए प्रिपेयर करो तो स्पेसिफिकली इतना टाइम तो आपको मिनिमम देना ही देना है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा माइंडेड, सबसे ज्यादा रीसेंट केसेस और लैंडमार्क केसेस आते हैं क्रिमिनल लॉ में, तो प्लीज कनेक्ट करके पढ़ने का काम जरूर करिएगा, ठीक है। उसके बाद ये जितनी बेयर एक्ट आपको मैंने यहाँ पे बताई है ना, ये सारी की सारी पढ़नी है आपको। तरीका मैंने आपको बता दिया इससे पहले कैसे आपको करना है, बस उस तरीके से होगा। हर बेयर आपको 1-2 दिन देके गए, उसके नोट्स बना लिए, 3-4 पन्ने के नोट्स बना लो, मेन टॉपिक पढ़ लिए, जो उसमें लैंडमार्क केसेस है वो पढ़ लिए, और आपका आगे बढ़े, काम आपका हो जाएगा। उतने में उस तरह जरूरत नहीं है। फिर लास्ट आपका जो पार्ट है वो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, अदर लॉज का। इसमें
जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 लॉ देखने वाले हैं वो है आपके इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस। अब इनमें देखो फंडा क्या होता है ना, आप पढ़ाई जितनी कर लो, आपका जो क्वेश्चन पेपर के अंदर आने क्या वाला है वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज दे आस्क यू क्वेश्चंस बहुत ही एडवांस लेवल के। तो आप क्या करते हो, एक सर्टेनिटी बना के चलते हो कि हाँ ठीक है, पढ़ने का तरीका ये होगा, उसके हिसाब से मैं तैयारी करूंगा। अब एक एक करके बात करते हैं। जैसे जूरिस्प्रूडेंस के लिए आप जब बात कर रहे हो, तो वहां पे आप गए, आपने पढ़ना सब्जेक्ट को शुरू करा कि जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लॉ, सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़े। फिर आप स्कूल्स में गए, स्कूल्स में आपने जाना कि हाँ ये अलग अलग तरीके के जूरिस्ट हैं, इन्होंने पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर उसके लिए ये डेफिनेशन दिया है, हर जूरिस्ट ने क्या क्या बोला, क्या बुक्स लिखी, किस तरीके से वो इंटरप्रेट करता है पर्टिकुलर टॉपिक्स के अंदर से, मान लो पोजीशन गया, ओनरशिप गया, फिर आपका जो राइट्स है, लाइबिलिटीज है, हॉफेल्ड की थ्योरी है, वो सब पूरा आपने पढ़ा, आप एक एक उसमें गए। ये आपका बेसिक हो गया। बेसिक स्टडी होने के बाद आप एक और लेवल नीचे गए, वहां पे आप ऐसे ऐसे जूरिस्ट को पकड़ के ला रहे हो जिसका नाम आपने कभी सुना भी नहीं है, वहां पे भी आप पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो। यहाँ की पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। तो जूरिस्प्रूडेंस को जब आप पढ़ाई कर रहे हो, तो मेरा जो रिकमेंडेशन है, आप कम से कम इस सब्जेक्ट को यहाँ पे कम से कम मैं कहूंगा 15 से लेकर 20 दिन आराम से दीजिए। आराम से इसकी पढ़ाई करिए, इन डेप्थ पढ़ाई करिए, अच्छे से इसके क्रिस्प एकदम नोट्स तैयार करिए, टॉपिक वाइज, सोर्सेज, आपका जो भी कस्टम, मान लो प्रेसिडेंट हो गया, वो हो गया, उसका आप गए, किस जज ने क्या बोला है, स्कूल्स के गए, टॉपिक्स के गए, सब कुछ बनाया, और फिर इसके दबा के हमने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करे। मेक श्योर दैट एमसीक्यूज हमने दबा के प्रैक्टिस करे, तो ही आपको जूरिस्प्रूडेंस से बेड़ा पार निकलेगा। इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, आपको देखना है इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, फिर उसके अंदर आप गए, ये देखा आपने कि भाई जो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ है वो क्या है, फिर यूएन की बॉडीज क्या है, इंटरनेशनल लॉ के अंदर यूएन क्लॉज क्या है, फिर आप ये देखोगे कि भाई असाइलम हो गया, रेफ्यूजी हो गया, ये सब बाकी जितनी चीजें, ये सब आपने पूरा देखा। और ये देखने के बाद आप आगे बढ़े कि हाँ चलो ठीक है, ये मेरा हो गया एक तरीके से, मतलब आपका, ये आप समझ सकते हो कि इंटरनेशनल लॉ इज क्वाइट अ वास्ट सब्जेक्ट। और इसमें सबसे पहली जो बात है वो ये है कि रिसेंट जो अभी इवेंट्स आ रहे हैं उनके ऊपर केसेस यहाँ पे पूछ जाते हैं क्लैट के अंदर। तो अपने आप को, जो आपकी आईसीजे है उसकी फंक्शनिंग कैसी है, वर्किंग कैसी है, वो सब आप पूरा देख के पूरा पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। रिसेंट केसेस आप अच्छे से करोगे, जो आपके इसके पुराने वाले जो टॉपिक वाइज मैं कहता हूँ ना, थीम वाइज केसेस, अगर मैं पढ़ रहा हूँ कि एक्सट्राडिशन क्या है, तो एक्सट्राडिशन के अंदर जो पूरे केसेस आ रखे हैं मुझे वो पूरी तरीके से पता होने चाहिए। फिर उसको मैं कनेक्ट करके जब यहाँ पे पढ़ूंगा अपना आगे पूरा, तो आपको पूरी चीज समझ में आएगी, ऐसे आपको नहीं आने वाला। और ये चीज पूरा हम लोग अपने कोर्स के अंदर कराएंगे, तो अगर आपको एनरोल करना है ये चीज के लिए तो आप कर सकते हो, मॉक पेपर उसके हिसाब से हम लोग बना के देंगे। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जैसे इंटरनेशनल लॉ की, तो फिर आपने फिर यही 15-20 दिन आपको इंटरनेशनल लॉ को अच्छे से देने, पूरे प्रॉपर नोट्स तैयार करने, केस लॉ वाइज नोट्स, उसके वाइज नोट्स, तब काम बनेगा। फिर हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ आपका जो पूरा है, ये आपको अच्छे से पढ़ के चले। हिंदू मुस्लिम लॉ को आराम से आप जाइए भैया, 15-20 दिन दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अच्छा खासा आता है। रिसेंट केसेस इसमें इतने नहीं आते, तो उसमें दिमाग इतना नहीं लगाना, बस ये है कि टॉपिक वाइज केसेस के ऊपर अच्छा फोकस रखना है, केस लॉज पढ़ना जरूरी है। फिर लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी है, आप अच्छे से करो, कोई इसमें वो नहीं है। और फिर आपका आईपीआर का थोड़ा सा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है आपका, और इसके अंदर अगर आप ऊपर ऊपर से भी कर लोगे, कॉपीराइट क्या है, पेटेंट क्या है, डिजाइन क्या है, सबके बेराक्ट्स का, जैसे मैंने बताया टॉपिक वाइज आप टॉपिक के केसेस देख लो, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। ये मैंने आपको मोटा मोटी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बता दी। और इसके अंदर आप ये समझ के चलो कि पूरा कंप्लीट करने में आपको सिलेबस को कम से कम 4 से लेकर 5 महीने लगेंगे ही लगेंगे। उससे कम में अगर आप जा रहे हो तो फिर मुझे लगता नहीं हो पाएगा। और इसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ पूरा केस लॉज और सब कुछ करके आप जब करोगे तो आपका होगा। उसके बाद मैं अगर बात करता हूँ कि केसेस आपको कैसे करना है, कैसे आपको पढ़ना है और क्या क्या आपको पढ़ना है, तो देखो देयर आर 5 टाइप ऑफ केसेस दैट यू हैव टू रीड फॉर द क्लैट पीजी एग्जाम। पहला होता है वो केसेस जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजंस होते हैं, जो कि 5 जज 7 जज बेंच के होते हैं, जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लॉ पे जजमेंट आता है। जैसे कि मान लो बेगर फाउंडेशन हो गया, जस्टिस लक्ष्मणराव पाटिल हो गया, वो आपको पढ़ने हैं अच्छे से। फिर ऐसे डिसीजंस ये वाले जो इसके नीचे वाले आ रहे हैं, ये आपको केवल देख के चल रहे हैं, रेशियो इसका पता हो, कौन सा लॉ इन्वॉल्व है, मोर देन इनफ यहाँ पे रहेगा। इसमें आपके इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस देने वाले डिसीजंस, ऐसे डिसीजंस जो कि लाइमलाइट में रहते हैं, जिसमें कंट्रोवर्शियल कोई इशू डील किया गया हो, वो आपको पता होना चाहिए। फिर किसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे मान लो के नजीब का यूएपीए पे जजमेंट इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। और मान लो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मान लो किसी पर्टिकुलर लॉ की वैलिडिटी टेस्ट हुई है, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब इनके अंदर आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो नेम ऑफ द केस है वो पता होना जरूरी है, ऑब्वियसली बात है। इसलिए मैंने आपको कहा एक रजिस्टर मेंटेन करो, जहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज जाओगे और उसके अंदर केसेस का नाम लिखोगे, तो आप क्या उसमें नोट करोगे, सब्जेक्ट वाइज आपने कॉन्स्टिट्यूशन का रजिस्टर बनाया, आपने नेम ऑफ द केस डाला, नेम ऑफ द केस के बाद जो भी यहाँ पे जज की ओपिनियन होगी, रेशियो डिसिडेंडाई जो होगा, वो आप वहां पे मेंशन करोगे। और लास्ट में जो भी उसमें लॉ इन्वॉल्व था वो आप मेंशन करोगे। रेफर्ड केसेस क्या थे, अगर मान लो इंपॉर्टेंट कुछ दिखाई दे रहा है तो मैंने मेंशन वहां पे कर दिया, बाकी मुझे मेंशन करने की कुछ आगे जरूरत नहीं है। ये है
फॉर द रीसेंट केसेस, ठीक है, जो अभी रिसेंट में अभी आ रहे हैं। लैंडमार्क केसेस के लिए आप पूरा मेंशन करोगे कोरम ऑफ जजेस क्या है, उसमें ओवररूल किस केस को मान लो किया था, फिर अपना लैंडमार्क या जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजन है जो भी रेफर करेंगे वो आप डालोगे, फिर जो यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंशियल मान लो डॉक्ट्रीन या कोई प्रिंसिपल यूज किया गया वो अपना मेंशन कर लो। आपका काम मोटा मोटी हो जाएगा किसी पॉइंट ऑफ व्यू से केस के। और ये जो आप रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो ये आप हर सब्जेक्ट के लिए मेंटेन करोगे, और उसके साथ एक दूसरा रजिस्टर बनाओगे जहां पे आप केस का नाम, उसकी हेल्डिंग, केस का नाम, उसकी हेल्डिंग डालते जाओगे, रेशियो डालते जाओगे, आपका आराम से रिवीजन वाला काम भी हो जाएगा। तो मोटा मोटी मैंने आपको ये भी समझा दिया कि केस लॉस को भी आपको कैसे करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट सोर्सेज मैंने आपको समझा दिए, बुक्स मैंने आपको समझा दी। आई होप ये वीडियो आपको काम आएगा, और आपको हमारे कोर्स में एनरोल करना है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। और मोटा मोटी ये समझ के चलो कि 10 महीने की प्रिपरेशन में 4 से 5 महीने आपको केस लॉज प्लस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, और फिर उसके साथ मॉक पेपर्स आपको अच्छे से लगाने हैं आखिरी के 3-4 महीने में। जब आप प्रैक्टिस करने बैठोगे तब आप मॉक पेपर्स में एनरोल करो या वैसे आप करो, वो आपके ऊपर है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर सक्सेस।